नमस्कार दोस्तों। राजनीति की बातों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, 1985 से लेकर 1987 के दौर को चौधरी देवीलाल का दौर कहा जा सकता है, चौधरी देवीलाल का युग कहा जा सकता है, चौधरी देवीलाल का सर्वोच्च काल आप इसको कह सकते हैं, या चौधरी देवीलाल की जो लोकप्रियता है उसका शिखर इस दौरान उन्होंने छुआ। और ये जो दौर था, इस दौर में चौधरी देवीलाल एक जननायक बनकर उभरे थे और हरियाणा की जनता ने उनको सिर माथे पर लगाया था और उनके हर आदेश का पालन हरियाणा की जनता करती थी। और 1987 में जो करिश्मा चौधरी देवीलाल ने कर दिखाया वो हरियाणा के इतिहास में फिर कभी नहीं दोहराया जा सका। तो इसलिए जो अभी जो बातें हो रही हैं वो इसी दौर की बातें हो रही हैं। और इस दौर में चौधरी देवीलाल ने एक युद्ध छेड़ा था और उस युद्ध को न्याय युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगले जो 3-4 वीडियो होंगे वो इसी न्याय युद्ध की कहानी पर होंगे, इसी न्याय युद्ध की घटनाओं पर आधारित होंगे। तो आप ये जो वीडियो हैं ये लास्ट तक देखिएगा और इसको सीरियल से आप बीच में स्किप मत करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से 3 बजे जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये जो वीडियो आप घटनावार आप इसको समझेंगे तो आपको हरियाणा की राजनीति का एक मोटा मोटा स्वरूप और जो उसके पीछे की सारी घटनाएं हैं आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। और जो उस दौर के लोग हैं उनके सामने तो ये सारी चीज़ें गुजरी ही हैं। तो चौधरी देवीलाल ने 19 दिसंबर 1985 के दिन दिल्ली तक एक पदयात्रा उनकी समाप्त हुई थी और वो पदयात्रा इतनी सफल पदयात्रा थी जिसको देखकर चौधरी देवीलाल को ये आभास हो गया था कि हरियाणा की जनता अब अंगड़ाई ले रही है और ये अंगड़ाई चौधरी भजनलाल की सरकार के खिलाफ है। और ये जो जनता का आक्रोश है और चौधरी देवीलाल में जो विश्वास है, इस विश्वास की बहाली, इस विश्वास को आगे ले जाने की जो कोशिशें हैं वो की जानी चाहिए ताकि 1987 का जो चुनाव आए उसमें बहुत एक चमत्कारिक प्रदर्शन किया जा सके। और इसी दौरान 1 जनवरी 1986 को चौधरी देवीलाल ने रोहतक में एक पत्रकारों का सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में सारे पत्रकार पहुंचे और चौधरी देवीलाल भी अपने चिर परिचित अंदाज में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आज से मैं एक युद्ध छेड़ने जा रहा हूं। तो पत्रकारों ने एकदम हैरान होकर पूछा कि आप कैसा युद्ध छेड़ने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा सरकार के खिलाफ एक युद्ध छेड़ने जा रहा हूं और ये युद्ध जनता का युद्ध है। इस तरह की जो पॉलिटिकल बातें चौधरी देवीलाल ने शुरू की तो पत्रकारों की भी बहुत दिलचस्पी उसमें बनती चली गई और चौधरी देवीलाल ने सिलसिलेवार बताया कि कैसे 1966 में हरियाणा और पंजाब जब अलग बने उसके बाद जो शाह आयोग की रिपोर्ट थी, चाहे वो राजीव लोंगेवाल समझौता था, इंदिरा गांधी के बीच में हस्तक्षेप से बने हुए समझौते थे, सारे के सारे अकालियों के दबाव में वो समझौते हरियाणा के हितों के खिलाफ होते रहे और हरियाणा ने उन समझौतों को माना भी। इसके बावजूद वो सारे समझौते बेमौत मारे गए और ऐसी स्थिति में हरियाणा के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ना हरियाणा के लोगों को अपनी ज़मीन मिली पंजाब से, ना हरियाणा के लोगों को पानी मिला पंजाब से। और जो हरियाणा की जो सरकार है वो केंद्र सरकार की कठपुतली बनी हुई है, हरियाणा के हितों से समझौता कर रही है और ऐसी जो सरकार है उसको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। चौधरी देवीलाल ने ये कहा और कहा कि हम हरियाणा की जनता को साथ लेकर न्याय युद्ध शुरू कर रहे हैं और इस न्याय युद्ध में हरियाणा अपना हक लेकर रहेगा और अगर हरियाणा की सरकार जनता को न्याय नहीं दिला सकती है तो इस्तीफा देकर हमारे साथ आ खड़ी हो जाए। नहीं तो उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया कि हरियाणा की जनता शिखंडी की भांति जो युद्ध है उसमें खड़ी होगी और न्याय और अन्याय के बीच में बाधा बनकर खड़ी हो जाएगी। तो वो जो उस समय पत्रकारों ने उनके अर्थ निकाले, वो निकाले कि वो चौधरी भजनलाल को शिखंडी कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक उदाहरण वो दिया था। लेकिन बाद में ये टर्म भी हरियाणा में काफ़ी लोकप्रिय हुआ, राजनेताओं को शिखंडी कहा जाने लगा। और इसके साथ ही चौधरी देवीलाल ने एक बहुत बड़ी घोषणा संवाददाता सम्मेलन में की और वो थी 23 मार्च को रास्ता रोको आंदोलन की। अब ये जो रास्ता रोको आंदोलन की घोषणा इसके साथ की गई थी, ये हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में
इसलिए भी एक बहुत बड़ी घटना है क्योंकि इस दिन हरियाणा में शायद ही कोई ऐसी सड़क थी जिसको गांव वालों ने ना रोका हो। एक सरकार के खिलाफ इतना बड़ा जन आक्रोश और एक चौधरी देवीलाल के कहने पर हरियाणा प्रदेश की जनता ने 23 मार्च को जो रास्ता रोको आंदोलन सफल बनाया था, वो उसका भी दूसरा उदाहरण हरियाणा में मिलना मुश्किल है। तो इसके बाद जो 23 मार्च तक का जो सफ़र था, चौधरी देवीलाल ने गांव गांव में वो गए और लोगों को समझाया कि ये न्याय युद्ध क्यों ज़रूरी है, हम न्याय किसके लिए मांग रहे हैं, हमारे हरियाणा के हितों के साथ कैसे खिलवाड़ हुई हैं, ना बिजली मिली ना पानी मिली। तो चौधरी देवीलाल की जो लोकप्रियता थी वो आसमान छूने लगी और चौधरी भजनलाल की जो सरकार है, ऐसा लगने लगा कि बस टाइम पास हरियाणा में वो कर रही है। और इस दौरान हरियाणा सरकार के मंत्रियों का, हर कई जगह तो मुख्यमंत्री का भी बहुत तीखा विरोध हुआ और एक तरीके से जो सरकार है वो चंडीगढ़ से चलने लगी। और हरियाणा में मंत्रियों का, नेताओं का घुसना जैसे आज मुश्किल हो रहा है, ठीक वैसा ही 1987 का जो दौर था, 1986 का जो न्याय युद्ध का जो दौर था, उसमें हो गया था। और जो रास्ता रोको आंदोलन था उस दौरान कहते हैं हरियाणा में इतने पेड़ कटे थे जो आज तक नहीं कटे हैं। कोई रोड ऐसा नहीं था जिस पर सड़कों पर पेड़ ना पड़े हों। गांव वालों ने पेड़ काट काट कर सड़कों पर डाल दिए थे और साइकिल तक भी उस दिन किसी रोड पर चलाना बहुत मुश्किल काम था। हरियाणा रोडवेज को पूरी तरीके से चौधरी भजनलाल ने बंद कर दिया था ताकि सरकारी संपत्तियों को नुकसान ना पहुँचे। छिटपुट घटनाएं भी हुई, 3 जो नौजवान हैं उनकी मौत भी इस दौरान हुई। लेकिन रास्ता रोको आंदोलन बहुत सफल रहा और चौधरी देवीलाल ने फैसला कर लिया था कि अब यहाँ से रुकना नहीं है। अब तो 1987 का जो चुनाव आएगा उस तक इसको जारी रखना है, इस सफ़र को। और इसी दौरान उन्होंने एक और घोषणा की, वो घोषणा थी जींद में एक समस्त हरियाणा सम्मेलन बुलाने की। और ये जो सम्मेलन था, ये सम्मेलन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इस जो जींद में जो सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में एक ऐसी घटना होगी जो हरियाणा में एक राजनेता का नाम है उस स्थापित हुआ था। और वो नाम की जो कहानी है वो अगले वीडियो में आप सुनेंगे और जानेंगे कि कैसे जो ओम थे, जो चौधरी देवीलाल के पुत्र थे, वो ओम प्रकाश चौटाला हो गए। इस नाम के पीछे बहुत बड़ी रोचक कहानी है और ये जींद से शुरू होती है। कल 3 बजे ये वीडियो आप देखना ना भूलिएगा। राजनीतिक वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों। 3 बजे रोज़ाना हम मिलते रहेंगे और आप अपने जो अनुभव हैं, उस दौर के जो लोग हैं जो कमेंट करते हैं, उन सभी आदरणीय का सबका मैं आभार प्रकट करता हूं। आप इसी तरीके से जानकारी बढ़ाते रहें। और इस जो राजनीतिक यात्रा है ये सबकी साझी एक यात्रा है और इसमें आप सबका सहयोग जरूरी है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें। 3 बजे की चाय और राजनीतिक बातों का आनंद उठाते रहिए। कल फिर मिलेंगे ओम से ओम प्रकाश चौटाला बनने की कहानी के साथ। नमस्कार।